Everyone, today we will talk about the people's participation in this movement. कौन से? Non cooperation. So we are going to talk about the non cooperation movement. हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं the initial stage of non cooperation. Now we will talk about the people's participation. कि जनता ने इस आंदोलन में किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन दिया. ओके, सो यस, लेट्स मूव. इन सिटीज सबसे हम यहाँ पर देखते चले कि हमने क्या किया है, इस पूरे पार्ट को कैटेगराइज किया है दैट कि शहरों में किस तरह से आंदोलन में हिस्सा लिया गया, गाँव में किस तरह से लिया गया, ट्राइबल पीपल उन्होंने किस तरह से यहाँ पार्टिसिपेट किया. एक और पॉइंट आप देखेंगे, दोज प्लांटेशन वर्कर्स का क्या रोल था इसमें, और कुछ महत्वपूर्ण टाइप के नाम भी सामने आएंगे, वो भी देखेंगे. खैर, सबसे पहले बात करें इन सिटीज, व्हाट वी आर लुकिंग हियर. जस्ट रिमेंबर, हम यहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेशन देख रहे हैं. कहाँ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. ओके, हम पहले ही बात कर चुके हैं दैट शहरों में क्या हुआ, लोगों ने अपने कॉलेजेस वगैरह में कॉलेजेस छोड़ दिए, बट स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स लेफ्ट देयर स्कूल्स, लॉयर्स एंड अदर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेस. तो मीन्स जो भी हुए इस तरह के इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर टाइप के लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अपना काम धंधा छोड़ के सब आंदोलन में आ जाते हैं. ओके, एंड येस द मोस्ट इफेक्टिव वाज देयर काउंसिल इलेक्शन. क्या हुआ, उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट काउंसिल इलेक्शन करा रही थी, और क्या हुआ पूरे देश में, क्योंकि बाइकआउट हो रहा था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, ब्रिटिश ऑफिसर्स का, तो काउंसिल इलेक्शन का भी बाइकआउट किया गया. लेकिन पूरे इंडिया में सिर्फ एक ऐसी पार्टी थी, दैट इज जस्टिस पार्टी इन मद्रास, जिन्होंने काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया. इनका मानना था कि वो काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेकर ही अपनी बात को सामने रख सकते हैं. जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके सामने होंगी, तभी वो उनकी पॉलिसीज का विरोध कर पाएंगे. तो जस्टिस पार्टी का ये फंडा था. उनका क्या मानना था कि वो काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तभी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंच पाएंगे, और जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंच पाएंगे तभी वो अंग्रेजों की पॉलिसीज का विरोध कर पाएंगे. तो इस वजह से क्या हुआ, जस्टिस पार्टी ने बाइकआउट मीन्स काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया. ओके, यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी दैट जस्टिस पार्टी वाज अ काइंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पार्टी. ओके, क्योंकि ये पूछा जाता है. It was a non-Brahmin party. It was belonged to Madras, and this is the only party that favored council election. Okay. Now, liquor shops were picketed. Picketed means घेराबंदी की गई. Liquor shops, you know, beer. During 1921, और इस सब के चलते, क्योंकि हर तरफ से फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जा रहा था, फॉरेन सर्विसेज का बाइकआउट किया जा रहा था. So, in this era, that 21 to 22, value of foreign trade was declined from 102 to 57 करोड़. ठीक, क्या हुआ, जो फॉरेन ट्रेड था, जो कि लगभग कितना होता था, इंडिया से लगभग 102 करोड़ तक का व्यापार हो जाता था उनका, ये लगभग आधा हो जाता है और रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 57 करोड़. ओके, और इसी के साथ जो वेंट अप, जो राइज अप हुआ, वो क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज राइजन. ओके, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ने लगी, उनका डेवलपमेंट होने लगा. दूसरी तरफ जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था, फॉरेन गुड्स जो आ रहे थे, उनका व्यापार कम होने लगा. तो इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ. लेकिन हम ये भी देखेंगे यहीं पर कि इतनी जल्दी, कहते हैं ना, जो चीज़ बहुत जल्दी उठती है वो बहुत जल्दी गिरती भी है. यही हुआ. सिटीज में आंदोलन बहुत तेजी से तूल पकड़ा, लेकिन बहुत ही कम समय में ये क्या हुआ, स्लो डाउन भी हो गया. कैसे? बिकॉज खादी वॉज एक्सपेंसिव. जो खादी कपड़ा था वो बहुत महंगा था. जो यहाँ पर हैंडलूम क्लॉथ बन रहा था वो ब्रिटिश क्लॉथ के चलते बहुत महंगा था. बहुत महंगे होने की वजह से द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट. ओके, मीन्स हमारे यहाँ जो मीडियम क्लास हुआ, जो मिडिल क्लास हुआ, जो पुअर पीपल हुआ, उन लोगों ने मतलब बहुत दिनों तक वो खादी पहन नहीं पाए, क्योंकि खादी बहुत महंगा पड़ता था उनको. तो क्या हुआ,
मजबूरी में उन्हें फॉरेन क्लॉथ का ही सहारा लेना पड़ा। एंड साथ ही साथ जो बच्चा था और जो जॉब पर्सन थे, जो जॉबियल पर्सन थे, जो जॉब करने वाले लोग थे, वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ही उनका सहारा थे। जो पढ़ने वाला बच्चा था सिर्फ ब्रिटिश कॉलेजेस और स्कूल्स ही थे, तो उनको भी वो कितने दिनों तक विरोध कर पाते। तो ले देकर एक टाइम के बाद वो सभी बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेजेस स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये मूवमेंट धीमा पड़ जाता है शहरों में। ओके, अब हम ये भी देखें कि हमने आपसे ये कहा एक टाइम पर कि सभी के लिए इस नॉन कोऑपरेशन में जो पार्टिसिपेशन है सभी का अपना अपना मुद्दा था। कैसे, हम ये भी देखेंगे दैट इन कंट्री साइड मीन्स द विलेज एरिया, दे इंटरप्रेटेड मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को समझना। ओके, अपने शब्दों में व्याख्या करना किसी चीज की। तो उनके लिए इस नॉन कोऑपरेशन मीन्स कंट्री साइड मतलब गांव वालों के लिए इस मूवमेंट का क्या मतलब था, दैट रिडक्शन इन रेवेन्यू, कि उनसे लगान कम वसूला जाएगा, एबॉलिशन ऑफ बेगार, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी जाएगी, एंड बाइकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और इन जमींदारों से मुक्ति मिलेगी जो बेवजह उन्हें परेशान करते रहते थे। क्या, तो उनके हिसाब से अगर वो नॉन कोऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सो दे टुक पार्ट इन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड along with this how which kind of practice they followed. So नाई धोबी बंद, quite interesting. Why? Because इसमें क्या हुआ, the people like barber, like a washerman, they gave up their services to British people. उन्होंने ब्रिटिश पीपल को अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। मतलब ऐसे समझो सीधा कि ब्रिटिश पीपल के हेयर कट करने बंद कर दिए, उनके कपड़े धोने बंद कर दिए, तो अब वो वैसे ही घूमेंगे। तो नाई धोबी बंद में ये हुआ। माना कि एक प्रैक्टिस छोटी रही लेकिन हाँ क्वाइट इफेक्टिव थी। और यहीं पर एक नाम आता है, दैट इज बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के बारे में जो फेमस चीज है वो ये है, ही वॉज एन इंडेंचर्ड लेबर इन अ टाइम इन फिजी। ये एक टाइम पर फिजी में एज एन इंडेंचर्ड लेबर काम कर चुके हैं। अब इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है, इसके लिए आपको भारत मूवी की याद दिलाऊंगी मैं, भारत वही सलमान खान वाली। उसमें वो जो तेल के खानों में काम करने जाते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट पे जाने वाला लेबर। डिटेल में बाद में बात करते हैं। तो बाबा रामचंद्र का नाम तब आता है जब आप कंट्री साइड में इस मूवमेंट की बात करते हो। विलेज एरिया में मूवमेंट को लीड करने वाला कौन था, बाबा रामचंद्र, एंड स्पेशली इन विच एरिया, दैट इज अवध। ओके, सो बाबा रामचंद्र अवध में जो कंट्री साइड में मूवमेंट हो रहा था उसे लीड करने के लिए जाने जाते हैं। एंड बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर JL नेहरू मीन्स जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर वहाँ के जो भी गांव वगैरह थे उनका मुआयना किया, एंड दे फॉर्म्ड अवध किसान सभा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसान सभा की स्थापना की। क्या किया, अब बाबा रामचंद्र और JL नेहरू ने मिलकर अवध किसान सभा की स्थापना की। इट वॉज एन इनिशिएटिव ओके टू डेवलप द कंडीशन ऑफ दीज पीजेंट्स, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए था। और ये इतना तेजी से काम किया कि दे हैव ओपन 300 ब्रांचेस इन अ मंथ। एक महीने के अंदर ही इस अवध किसान सभा की 300 ब्रांचेस खुल चुकी थी आसपास के गांव में मिलाकर। ओके, तो ये रहा किसका इफेक्ट, कंट्री साइड का। अच्छा, इन्होंने किस तरह से फॉलो अप किया ये भी देखेंगे। गांव वालों ने नॉन कोऑपरेशन को किस तरह से किया। देखो, बात होता है ना, हम लोग कभी क्या करते हैं, सब जैसे आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, हम एक मैसेज को किसी और तक पहुंचाते उसका सेंस चेंज हो जाता है। तो मूवमेंट कैसा था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसमें किसी तरह की वायलेंस की नीड नहीं थी। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, दे अटैक्ड मीन्स द विलेजर्स, दे अटैक्ड द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यापारियों के
व्यापारियों के घरों में वहां पर हमले किए, जो लैंडलॉर्ड, जो साहूकार जमींदार टाइप के लोग हुए उनके यहाँ हमले किए, बाजारों में लूट मचाई और उन जमींदारों साहूकारों के घर से क्या किया, वहां पे जो भी अनाज के ढेर वगैरह थे वो सब अपने कब्जे में ले लिए। ये क्या था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ओके, डू नॉट फॉरगेट इट। ये कहां पर हुआ, कंट्री साइड में हुआ। देन आफ्टर ट्राइबल पीपल मीन्स दे दोज नोमैड्स काइंड ऑफ पीपल। इन्होंने क्या किया, अच्छा पहले ये समझ लें इनका रोल क्या था। ट्राइबल पीपल वर लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। ये वो लोग थे जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे, वहीं पर खेती वेती करके अपना काम चलाते थे, जानवर पशुपालन वगैरह करते थे। तो इनके लिए अभी तक कोई टैक्स वैक्स नहीं बना था, मीन्स ऐसा किसानों को लगान वगैरह देना पड़ रहा था, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून के चलते क्या किया, जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। मीन्स अब ये जो ट्राइबल पीपल जो अभी तक आराम से रह रहे थे फॉरेस्ट एरियाज में, अब उनको क्या करना पड़ा, अब फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं था। पहले क्या था, पहले ये वहां से फ्यूल वुड्स कलेक्ट कर सकते थे, वहां पर अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करा सकते थे, वहां से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कलेक्ट कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन जब ये फॉरेस्ट कवर जब इन्होंने फॉरेस्ट कवर कर लिया अंग्रेजों ने, तो अब इनके ऊपर बंदिशें लग गई। मींस अब इनको वही फॉरेस्ट यूज करने के लिए टैक्सेस देने पड़ेंगे। वो लैंड जहां पर ये पहले फ्रीली रहते थे विदाउट एनी टैक्सेस, अब वो सारी लैंड ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी। तो इनके लिए मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था, नो टैक्स, कि इन्हें अंग्रेजों को अब कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जो लैंड इनसे अंग्रेजों ने जबरदस्ती ले ली है वो इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, नो टैक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ओके, अच्छा यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि ये जो ट्राइबल पीपल वाला मुद्दा है ये कहां पर फेमस रहा, ये आंध्र प्रदेश में फेमस रहा। आंध्र प्रदेश में एक नाम जाना जाएगा, दैट इज गुडेम रिबल्स। गुडेम रिबल्स अपने आप में एक वॉलंटियर्स फौज थी, ओके, जो कि लीड करी जा रही थी अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। ये एक ही व्यक्ति है, मत भूलें। ओके, अलूरी सीताराम राजू ये क्या कर रहे थे, ये आंध्र प्रदेश में मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अच्छा, इनका अलग सीन है। अलूरी सीताराम राजू ने क्या किया, दैट ये गांधी जी के फॉलोअर थे, गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन ये नॉन वायलेंस के फेवर में नहीं थे। इनका मानना था कि अगर आपको अंग्रेजों से लोहा लेना है, मींस अगर आपको अंग्रेजों से लड़ना है, देन यू विल हैव टू यूज वायलेंट मेथड। और इसीलिए इन्होंने शुरुआत करी किसकी, गुरिल्ला मूवमेंट की। मींस दैट गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला जो काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फाइटिंग। तो इन्होंने वो तरीका चुना लड़ने के लिए, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, दैट इज गुडेम रिबल्स। गुडेम रिबल्स क्या करते थे, गुरिल्ला मूवमेंट मींस गुरिल्ला वॉरफेयर के चलते लोगों पर अटैक करते थे, मींस ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक करते थे। एंड देन आफ्टर, हाँ, हमें अलूरी सीताराम राजू के बारे में काफ़ी कुछ जानना है। ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग पर्सन। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि ये जो गुरिल्ला मूवमेंट था, ये जो ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने किस तरह से काम किया। They attacked government buildings. They attacked government buildings, means police stations, etc., and attempted to kill British officials. Fine. Then after अलूरी सीताराम राजू, मैंने कहा कि इनके बारे में थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब पर्सनैलिटी थे। अजीब नहीं, हमारे इंडिया के हिसाब से सही थे। हमारे इंडिया में बाबाओं की कमी नहीं है, और बाबाओं पर भरोसा करने वालों की भी कमी नहीं है। तो अलूरी सीताराम राजू वॉज वन ऑफ देम दैट ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने अपने आप को क्या बोला, दैट ही हैज स्पेशल पास। अलूरी सीताराम राजू ने कहा कि मेरे पास कुछ स्पेशल पास हैं, जैसे कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, की ये करेक्ट भविष्यवाणी कर सकते थे, ये लोगों को हील कर सकते थे, सही कर सकते थे, जैसे आजकल के बाबा लोग प्रॉमिस करते हैं,
और ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और अपने आप को इवन बंदूक की गोली से भी बचा सकते थे, ऐसा वो प्रोक्लेम करते थे, अपने लिए बोलते थे। ओके, लेकिन ही वॉज कैप्चर्ड इन 1924। 1924 में इन्हें पकड़ा गया और इन्हें मार दिया गया। मारा भी बंदूक की गोली से ही गया था, मीन्स वो बचा नहीं पाए थे खुद को। ओके, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी बट नॉट इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी के फॉलोअर थे लेकिन नॉन वायलेंस के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक ना, प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें, जब हम प्लांटेशन वर्कर्स की बात करेंगे तो ये किस्सा था असम का। असम में कुछ प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये क्या किया गया, ये वहाँ पर ले जाए गए, जब ऑब्वियसली हर जगह पर गए, यहाँ पे भी गए, लेकिन 1859 में एक एक्ट पास हुआ, दैट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से क्या हुआ, ये जो प्लांटेशन वर्कर था, इस प्लांटेशन वर्कर को बॉन्ड कर दिया गया कि वो उसे जो एरिया अलॉट किया गया है, मतलब काम करने के, सपोज दैट क्या हुआ, हमने खेत है, हमने एक खेत पर आपको खड़ा कर दिया है और अब आप उस खेत से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि कोई ब्रिटिश ऑफिशियल आके आपको परमिशन ना दे दे। ओके, ये इनका इमिग्रेशन एक्ट के चलते हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो वर्कर गया फंस, क्योंकि जब वो काम करने आया था तब तो उसे ये सब नहीं पता था, वहां पर आके वो बंद हो गया, मीन्स वो दोबारा अपने घर भी नहीं जा पा रहा था, इवन वो उस जगह से नहीं मूव कर पा रहा था जहां पर उसे काम करने के लिए रखा गया। ओके, तो इनके लिए ये एक जेल से भी ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था। सो प्लांटेशन वर्कर्स इंटरप्रेटेड द मूवमेंट एज राइट टू मूव फ्रीली। उनके लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये आंदोलन क्या था, ये इसका मतलब क्या था कि अब वो कहीं भी मूव कर पाएंगे बिना किसी रोक टोक के, एंड दे विल बी रिटेन फ्रॉम विलेज ऑल्सो, वो अपने गांव भी वापस जा पाएंगे। ओके, सो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस आंदोलन को कैसे फॉलो अप किया, इन्होंने वो खेत, जो प्लांटेशन, जहाँ पे एरिया जो इन्हें अलॉट किया गया, इन्होंने वो जगह छोड़ दी, एंड थाउजेंड्स ऑफ देम लेफ्ट द प्लांटेशन एरिया एंड टर्न टू देयर विलेजेस। लोगों ने क्या किया, प्लांटेशन एरिया छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ आने लगे। भाई नॉन कोऑपरेशन मतलब ब्रिटिश को नॉन कोऑपरेट करना है, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन ऐसे किया। लेकिन अफसोस की बात है कि इनमें से कोई भी अपने घर नहीं पहुंचा, ये सभी या तो रास्ते में ही इन्हें पकड़ लिया गया, मार दिए गए, नहीं तो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किए गए। प्लांटेशन वर्कर अपने प्लांटेशन एरिया से आया तो, लेकिन घर नहीं गया। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, सो यस, हियर वी एंड दिस वीडियो। हमने देखा इसमें कि किस तरह से इस पूरे नॉन कोऑपरेशन में शहरों में किस तरह से फॉलो अप किया गया, फिर गाँव में क्या किया गया, ट्राइबल पीपल का क्या रिएक्शन रहा, और प्लांटेशन वर्कर्स के साथ क्या हुआ। ओके, यही पूरा मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से ये नॉन कोऑपरेशन ऑफ हुआ, इसकी समाप्ति हुई, और फिर सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ। ओके, नॉन कोऑपरेशन में इससे ज़्यादा जानने के लिए आपके पास और कुछ नहीं है। ओके, इतना ही रिवाइज कर लीजिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ओके, थैंक यू ऑल।